ये आप यूं यूं समझो बेटा कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, इसके आगे फ्लूइड्स की बात करेंगे, बस यही बात है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, जितना बेटे मुश्किल कैसे लिखते हैं, मुझे तो लिखना ही भूल गया यार। जितना मुश्किल से डिफॉर्म हो उतना ही ज्यादा इलास्टिक। इलास्टिसिटी में SITY आता है या C आता है, पहले तो ये बता दो यार, बड़ा परेशान कर इसने। C आता है क्या? इलास्टिसिटी ऐसे लिख दूं क्या? ठीक है, उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी। चलो अभी मैं करता हूं स्टार्ट। पहले बेटे इसको ऊपर कर दें, बड़ा परेशान किया इसने यार। हाँ, अभी बोलो। ठीक है एकदम राइट। कोई ज्वाइन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सुमित, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अब सुनो, इस टॉपिक की शुरुआत करो बेटा मैं इसी लाइन से कि जितना मुश्किल से डिफॉर्मेशन होगा उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आता है, रबर ज्यादा इलास्टिक है या प्लास्टिक? स्टील, आई एम सॉरी, स्टील। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, स्टील और रबर। गुड आफ्टरनून सबको भाई। स्टील और रबर में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? हाँ, और भी कोई बताएगा क्या? नहीं यार, इसमें बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई टाइम, इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा। इसमें आंसर क्या है अपना? स्टील है। फिर से बेटे मिस्टेक मत करना, क्योंकि शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल सोसाइटी में हम कहते हैं इलास्टिक है, तो हम कहते हैं जो ज्यादा खींचता है वो इलास्टिक है। बात ये सच नहीं बेटे, जो ज्यादा खींचता है वो इलास्टिक नहीं है, जो ज्यादा मुश्किल से खींचे उसको इलास्टिक कहते हैं। उसी इलास्टिक और उसी से बेटे कपड़े में कहते हैं ना डालने वाले इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक, वो लास्टिक वर्ड है ही नहीं। देर इज नो लास्टिक वर्ड, देर इज ओनली इलास्टिक वर्ड। और हम लोग क्या मानते हैं कि इलास्टिक कौन सा ज्यादा होता है? जो ज्यादा खींचता है ना। इलास्टिक वो है जो नहीं खींचता है, सबसे मुश्किल से खींचता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है रबर और स्टील में से ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी है? स्टील की है। क्लियर होगी बात? 100% इलास्टिक कुछ नहीं है। फिर भी आइवरी, आइवरी बोलते हैं हाथी दांत को, क्वार्ट्ज, डायमंड, इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा मानी जाती है। रीजन ये है कि ये इजिली डिफॉर्म नहीं होते हैं। आप ये कह सकते हो सर जो इजीली डिफॉर्म नहीं हो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। इजी क्वेश्चन की शुरुआत नीट में यहां से हो सकती है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक, अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं बेटे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। ये फॉर्मिंग फोर्स होता है, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आप पढ़ते रहना अपने आप। यहां से मैं शुरू करके जो बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटे उसके अंदर मैं बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेस, और एक आपसे मैं बात करूंगा बेटे प्रेशर की। दोनों के बारे में मैं बोलूं तो बेटे दोनों की ही यूनिट और डायमेंशन तो बिल्कुल सेम है। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। बेटा जी लैंग्वेज सुन के भी समझना, सिर्फ लिखने पे ही मत जाना। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशनली तो दोनों ही सेम है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है M1 L1 T-2, एरिया होता है L2, तो आएगा M1 L-1 T-2। यही प्रेशर है, यही स्ट्रेस है, यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, M1 L-1 T-2। अभी आपको मैंने मुंह से बोल दिया, अब आपको ऐसे याद रखना बेटा। स्ट्रेस, रीस्टोरिंग फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। चलो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? नाम से ही पता लग रहा है, रीस्टोरिंग मतलब कुछ डिफॉर्मेशन आप कर देते हो तो बॉडी के अंदर ऐसे फोर्सेस आते हैं जो रीस्टोर करना चाहते हैं। रीस्टोर मतलब ऑल दे वांट टू डू कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडू करना। तो आपने जो किया है ना उसको अंडू करना चाहते हैं। अगर अंडू कर दिया उन्होंने तो इसका मतलब उन फोर्सेस का नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा जी यहीं से तो क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं स्प्रिंग को या रबर को या कोई भी बॉडी है उसको इधर खींचूं तो इधर खींचने के लिए फोर्स किधर लगाया?
फोर्स इधर लगा बेटे, फोर्स मैंने इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड में हुआ। तो आप बोलो कि मैंने कौन सा फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? मैंने लगाया था एक्सटर्नल फोर्स। क्या रबर या कोई स्प्रिंग क्या खाली बता मैं को जादू टोना कर दूं तो अपने आप खींच जाएगी क्या? नहीं, इसको खींचने के मैंने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, मतलब दोनों में डायरेक्शन सेम है। लेकिन जब भी फॉर्मूला में नेगेटिव आता है तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं बेटा कि जिस फोर्स की यहां पे बात हो रही है वो जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो आप सोचो कि अगर मैंने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचा तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आएगा, वो कौन से डायरेक्शन में होगा? वो स्प्रिंग को वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स इधर है लेकिन डायरेक्शन इधर है बेटे, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x में हुक्स लॉ में लिखूंगा। तो आप उस टाइम में सोचना सर माइनस क्यों लगाया, ठीक है। फिलहाल मैं इसके बारे में बताता हूं बेटा, वही रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये भाई साहब होते हैं स्केलर। ये क्या होते हैं बेटा? टेंसर, स्ट्रेस। टेंसर ऑप्शन में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो स्केलर टिक कर देना भाई। टेंसर ऑप्शन में हो तो बढ़िया, नहीं तो स्केलर को टिक कर देना। प्रेशर, प्रेशर बेटा जी स्केलर क्यों है? प्रेशर स्केलर क्यों? ध्यान सुनो, कई बार गलतफहमी होती है कि सर परपेंडिकुलर फोर्स, तो सर प्रेशर तो ऐसे नीचे की तरफ लगता है सर, तो सर डायरेक्शन तो है सर, तो सर बिल्कुल डायरेक्शन हो गई, वेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, आपने गैस को एक कंटेनर में भर दिया, उस कंटेनर की हर दीवार पे बेटे गैस के पार्टिकल भिड़ रहे हैं, तो मल्टीपल डायरेक्शन हो गई। उससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगा। वो ये है कि बेटे इस सरफेस पे प्रेशर किधर लग सकता है? ऐसे। अगर मैं सरफेस, अगर ध्यान देना बेटा, अगर मैं कह दूं बेटा ये सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने आपसे कहा कि बेटा जी फोर्स जो है ना वो ऐसे लगा है, F। मान लो मैंने कह दिया बेटा जी कि ये थीटा है, या मान लो चलो यहां से मैं थीटा दे देता हूं। इस F का F cos थीटा ये हो जाएगा, F sin थीटा ये हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? ध्यान सुनो, ये F है, ये एंगल थीटा है, तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? F sin थीटा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? F sin थीटा। तो इसका मतलब कि प्रेशर क्या मैं कह सकता हूं? F sin थीटा अपॉन ए। क्या मैं कह सकता हूं बेटे? F sin थीटा अपॉन ए। ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि इस सरफेस पे प्रेशर क्या होगा? ऐसे। इस सरफेस पे प्रेशर कैसे होगा? इस सरफेस पे कैसे होगा? आप बताओ बेटा, ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स की प्रॉपर्टी हुई या सरफेस का टैलेंट हुआ? सरफेस का। दैट्स व्हाई प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। नीट में खाली स्केलर पूछेगा बेटे, आपको मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि सरफेस जैसे जैसे टिल्ट होती जाएगी फोर्स को अपना परपेंडिकुलर उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई बेटे? यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटे, इसमें कुछ विशेष खास बात मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा आपसे। आप मुझे बताइए, स्ट्रेस की जब हमने बात की बेटे, स्ट्रेस यूनिट आ चुकी है भाई, स्ट्रेस की यूनिट डायमेंशन प्रेशर आ चुका है सब, है ना। तो हाँ, इसकी स्ट्रेस की बात होती है तो अपने पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस बेटे जल्दी बताओ। सिग्मा ब्रेकिंग इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कांस्टेंट है बेटे, मैं एरिया को बढ़ाता जाऊं तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बेटे अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एरिया किसकी बात करूं? एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस चैप्टर के अंदर हम लोग केवल वायर, रॉड और लेंथ की बात करते हैं। बिफोर यू से कि सर हम बल्क मॉडुलस भी पढ़ेंगे इसके अंदर, तो बल्क मॉडुलस वैसे भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम देगा। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बेटे बस खाली यहां से या टिल्ट करने का, बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है। तो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मोस्टली क्वेश्चन किस में बनते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस चैप्टर का मतलब है लेंथ, वन डायमेंशन लेंथ। टेंजाइल खींचो, कंप्रेस कम करो। यंग्स मॉडुलस किस पे लगेगा? वायर पे लगेगा, रॉड पे लगेगा। आप सीधा बोलोगे सर लेंथ वाला टॉपिक है, ये मान के चलो लेंथ वाला टॉपिक है। क्वेश्चन उठा के देखो बेटे, 100 में से 98 क्वेश्चन अकेले इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। ठीक है,
सिग्मा ब्रेकिंग हो गया एफ अपॉन ए। मैं जल्दी से बता दूं मैं कौन से ए की बात कर रहा हूं भाई। मैं ए की बात कर रहा हूं पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, मैं ए की बात कर रहा हूं पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया। बिफोर यू आस्क कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अगर ये बेटे एक सिलेंडर है आपके सामने रख दूं तो तुमको खाली पाई आर स्क्वायर नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ट्यूबलाइट जिस डब्बे में आती है, क्या उस डब्बे को मैं सामने कर दूं तो स्क्वायर प्लेट नजर नहीं आएगी? अगर सब लोगों ने कभी न कभी ट्यूबलाइट की अनबॉक्सिंग देखी है तो ट्यूबलाइट जिस डब्बे में आती है बेटे, वो डब्बा जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? उस डब्बे को यूं कर करके काटो बेटा, स्क्वायर प्लेट होती है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में ध्यान रखना, मेरे हिसाब से अगर एग्जामिनर साहब ने दिमाग लगाया, सो हम लोग थक चुके हैं पाई आर स्क्वायर कर करके, वो हो सकता है कि एक ऐसी रॉड लें जो सामने से देखने पर, मतलब ट्यूबलाइट का डब्बा सामने से देखने पर चौकोर नजर आती हो, तो वहां क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। बिल्कुल सुमित चंचल, गुड। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटे क्रॉस सेक्शन एरिया जरूर ध्यान रखना। तो अगर मैं रेडियस कम कर दूं, डायमीटर कम कर दूं बेटे, कम करता जाऊं, फोर्स कांस्टेंट है तो सिग्मा बढ़ जाएगा बेटे। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनना चाहिए भाई, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। ब्रिज वगैरह बनाने में बड़ा काम आते हैं ये ब्रेकिंग स्ट्रेस। अच्छे ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला बेटा, जिनका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा हो, उस टाइप के मटेरियल को यूज लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा। सबसे पहले बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, और दूसरी चीज है बेटे इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग मालूम नहीं, इससे मैं लिखता हूं डजंट डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ। अरे मतलब समझ गए क्या? जिन पे डिपेंड कर रहा है और जिन पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड करता है? किस पे देखो बेटा, डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा सर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के बाद में मटेरियल क्वालिटी पे और इंप्योरिटीज पे। छुपा हुआ है, क्वेश्चन निकलेगा यहां से बेटा। डज नॉट डिपेंड ऑन, न तो एफ पे डिपेंड करता है ना ए पे। ए बोल दिया तो इसका मतलब कि बेटे आर पे भी नहीं करेगा, डायमीटर पे भी नहीं करेगा बेटा। छुपा हुआ क्वेश्चन जो है इंतजार कर रहा है यहां से। किन पे डिपेंड नहीं करता? ये एफ और ए पर डिपेंड नहीं करता बेटा। कॉमन सेंस की बात है यार, इसको ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले आओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ही तो ये कांस्टेंट आता है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आया? सिग्मा। तो वो एफ और ए बेटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या चलो आपके हिसाब से मान लिया, एनसीईआरटी कहती है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इक्वल टू आई आर। तो आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी इन पे डिपेंड नहीं करता। मेरे हिसाब से बेटे नीट में क्वेश्चन बनना चाहिए कि वी हैव अ वायर मेड ऑफ सम पर्टिकुलर मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर, whose radius of cross section is some particular r1, and we have another wire of double cross section radius or double diameter kind of. What will be ratio of breaking stress? It will be 1:1. breaking stress किस पे डिपेंड किया? breaking stress आपके डिपेंड किया बेटे किस पे किया? टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, इंप्योरिटीज पे। हाँ, मटेरियल सेम है तो बेटा जी सेम ही तो रहेगा ना, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। एक कॉपर की वायर ले लिए, एक एल्यूमिनियम की वायर ले ली, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। कुछ आइडिया लगा अपने को? ब्रेकिंग स्ट्रेस पे अपने क्या क्या बात कर सकते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस पे देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बेटे। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास दो वायर है, एक एल्यूमिनियम की है एक कॉपर की है, और दोनों वायर पे मतलब ये मान लो कि बेटा फोर्स सेम है, जो फोर्स नीचे खींच रहे हैं mg जो है बेटे दोनों का सेम है। भाई m तो सेम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, mg सेम है। तो वहां पे अगर मैं कह दूं कि बेटा जी यहाँ पे f जो है वो कांस्टेंट है, अगर f को mg लिख के कांस्टेंट कर दूं तो बेटा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा बेटे कौन सी वायर है क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास है कोई मान लो स्टोन है, मास क्या है जी? स्टोन का मास है m, रस्सी यानी कि थ्रेड, लेंथ ले लेते हैं बेटा l ले लेते हैं। ठीक है, रस्सी हमारे पास आ गई, मास हमारे पास आ गया, और कुछ बेटे उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस भी अपने ले लेते हैं सिग्मा। तो आप सुनो कि मैंने बेटा क्या किया कि ये रस्सी जो है, इस रस्सी से मास m को बांध के इसको सर्किल में घुमाना शुरू कर दिया।
इसको घुमाना शुरू कर दिया, तो मुझे ओमेगा बताना बेटे। क्या ओमेगा बता सकते हैं? ध्यान सुनो, एक वायर है, रस्सी की लेंथ एल है बेटे, ब्रेकिंग स्ट्रेस है सिग्मा, ठीक है, रेडियस वेडियस मानना है, आर मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया मानना है, ए मान लो बेटा, सब कुछ है इसमें। ओमेगा चाहिए मुझे, यानी स्टोन को मैंने बांधा है रस्सी से। अब मुझे अगर ऐसा परफॉर्म करके दिखाना है, कहीं जादू दिखाना है, कोई झूला लगाना है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की कैलकुलेशन होनी चाहिए जिससे कि डैमेज होने से बचे। तो रस्सी नहीं टूटेगी, कब तक नहीं टूटेगी? जब तक ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड नहीं कर जाती। तो हम क्या बोलेंगे, चलो मैक्स टू मैक्स दोनों इक्वल हो जाए, मैक्स टू मैक्स दोनों इक्वल हो जाए। अगर इक्वल भी हो जाएंगे तो रस्सी नहीं टूटेगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दूं, बात तो समझ में आ गई होगी। और अगर कॉमन सेंस लगाओ तो बेटे आर को मैं क्या कर दूं, एल कर दूं क्या? आर को क्या कर दूं इसके अंदर? अरे समझ गए ना, ये लेंथ एल है ना, अगर एल लेंथ की रस्सी को मैं घुमा रहा हूं तो एल लेंथ की रेडियस में घूम रहा है ना, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल, और यही एफ इज इक्वल टू सिग्मा ए बी है, यही बेटे सिग्मा ए बी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अब क्वेश्चन क्या है। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू सिग्मा, और फिर मैं बेटे चाहूं तो अब यहां पे एरिया को भी चेंज कर सकता हूं, एरिया को लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। अब मैं कह दूं जी पाई और आर, मेरे पास अब जो आर है वो इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस है। भाई ध्यान देना, निश्चिंत रहो, आराम से बताता हूं, निश्चिंत रहो बेटा। यही मान लो रस्सी है, मैंने स्टोन को यहां पे टाई कर दिया और अब मैं इसको घुमा रहा हूं। मैंने कहा जरा बताना तो यार मैं कितनी तेज घुमाऊं। आपको नहीं लगता जितनी तेज घुमाऊंगा ओमेगा बढ़ेगा, और जितना तेज ओमेगा बढ़ेगा बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, रस्सी टूटने का चांस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो कि मैं एक लिमिट से ज्यादा तेज घुमाऊंगा, एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो अगर मैं जादू दिखाने जा रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि जनता को चोट ना लगे, तो मुझे कुछ आइडिया लगेगा ना कि कितने ओमेगा से ज्यादा नहीं घुमाना है। तो कितने ओमेगा से ज्यादा नहीं घुमाना है, उस ओमेगा की कैलकुलेशन करवा रहा हूं बेटा। ये जो ए है पाई आर स्क्वायर, यहां जो पाई आर स्क्वायर का आर है वो ये है बेटा, रस्सी में ये पाई आर स्क्वायर। तो रस्सी की जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है ना, उसको मैं कह रहा हूं पाई आर स्क्वायर, उसका रेडियस आर है ना, और लेंथ बेटे एल है। लेकिन ये जिस सर्कुलर ट्रैक में घूमेंगे उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस एल है। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दोज। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस तो एल है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल लगेगा। लेकिन बेटे जो ये पाई आर स्क्वायर वाला जो आर है ना, ये आर जो है ये इसके क्रॉस सेक्शन वाला आर है। क्या यहां से मैं ओमेगा या कुछ भी बेटे फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और जरूरी नहीं हो सकता क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पहले ही दे दे, जरूरी नहीं कि ये वाला काम करवाए, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ही दे दे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लिखो कमेंट सेक्शन में, लिखो एक बार भाई, कमेंट्स लिखो अपने। बिल्कुल चंचल करेक्ट आंसर बता रहे बेटा। बताओ आइडिया लगा? बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पोर्शन से नहीं आ रहे हैं बेटे। हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। मैंने आपको इसलिए बता दिया है, यूजुअली बच्चों का ध्यान इस टॉपिक पे कम आता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में बड़ा यूजफुल है बेटा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, लेकिन वही बात है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन आएंगे तो लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर वो मटेरियल खरीदने से पहले पूछेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है। जो पुल गिर जाते हैं और सड़कें वड़कें या मटेरियल बेटा जो भी है, जो भी इस्तेमाल होता है, झूले टूटने वाले, सब में साइन करवाए जाते हैं कि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, तो झूला इतने ओमेगा से ही घूमना चाहिए। अगर इसका ध्यान रखें तो शायद एक्सीडेंट नहीं हो या बहुत कम हो जाए। चलो यहां से आगे बढ़ रहे हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या था बेटे? एक तो मुझे आप बताओ, हाँ हुक्स लॉ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिख रहा हूं बेटा, F बराबर माइनस के एक्स लिख रहा हूं। स्प्रिंग में बता चुके हैं, कोई बहुत बड़ा तूफानी काम इसमें नहीं हुआ है, ध्यान से देखना बेटे। इन द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा, या फिर मैं यूं लिख देता हूं यहां पे, विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा में, इन द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसा कहें बेटा जो एलोंगेशन है उस पर है। आप जितना उसको नेचुरल लेंथ से आप खींचोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा, तो ये होगा इन द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की रेंज में। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स,
F बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी वही लिख दूं मैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। आई होप कि थोड़ा बहुत स्प्रिंग का याद होगा आपको। फिर मैं बेटे एफ डी एक्स करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। क्या मैं यहां से क्वेश्चंस को ऐसा भी बना सकता हूं, ध्यान ध्यान देना बेटा, u इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के लिख दूं तो कोई दिक्कत। अगर किसी को ये फॉर्मूला में दिक्कत हो तो एक काम करो, तुरंत बेटा स्प्रिंग वाला वर्क पर एनर्जी में जाके देखना, वहां मैंने बताया बेटे कि F का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वही बात है ना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क डन बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कुल मिला के बेटे पूरा खेल यही आता है। अगर मैं K से मल्टीप्लाई और K से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, K से मल्टीप्लाई K से डिवाइड, तो ऊपर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, वो एफ स्क्वायर नहीं बन गया। आपको नहीं लगता कि ये जो है ये एफ स्क्वायर बन गया है बेटा, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं, u बराबर हमारे पास में आ गया एफ स्क्वायर अपॉन, लिख सकता हूं क्या बताओ, लिख सकता हूं क्या बेटा, एफ स्क्वायर अपॉन 2k। हम चाहें तो बेटे मैं एक x से, मैं यहां पे x के अंदर भी कुछ खेल कर सकता हूं क्या, मैं के एक्स को सिर्फ f लिख दूं बेटा, ठीक है। जैसे यहां पे k आया हमारे पास में, तो अगर मैं चाहूं तो बेटे एक के से, हाँ चलो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो मैंने कर ही दिया, एक्स स्क्वायर में तो अब क्या ही बदलेंगे अपने। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं बेटे f कांस्टेंट है तो u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आप बना लेना, बन जाएगा। और इसमें हम कर सकते हैं, बिल्कुल, और इसमें हम कर सकते हैं x की जगह पे लिख दो f अपॉन k, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, है ना। तो यहां से भी अपने चाहें तो k, हाँ ठीक है यही बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत कम चांसेस है सही, लेकिन शायद इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ फटाफट बेटा, स्ट्रेस मैंने बताया था, स्ट्रेन आपको बताता हूं। स्ट्रेन आपके पास में होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, डायमेंशनलेस, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज डिवाइड में ओरिजिनल। आपको नहीं लगता कि चेंज जिस कंपनी का होगा ओरिजिनल भी उसी का होगा, लेंथ में चेंज है तो मीटर होगा, तो ओरिजिनल भी मीटर ही होगा, तो स्ट्रेन हो जाएगी डायमेंशनलेस। तो वापस से सुनो बेटा, क्या पढ़ा आप लोगों ने, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज अपॉन ओरिजिनल, दोनों का रेशो करूंगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट मुझे आप बताएं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन से हैं बेटा जी, जल्दी बताओ। सबसे पहले आता है y, यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन उठा के देख लो बच्चों, क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको 98% अकेले इसी के जोन में से मिलेंगे क्वेश्चन बेटे, 98% अकेले लेंथ से रिलेटेड आपको मिलेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में मिलेंगे बेटा, y में। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये जो है लेंथ से रिलेटेड है। अब लेंथ से रिलेटेड जब मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं एक ही चीज, लेंथ से रिलेटेड, तो आप में से जो समझदार स्टूडेंट हो पहले ही दिमाग में बिठा लेंगे कि इस चैप्टर का मतलब लेंथ से रिलेटेड है। तो लेंथ किसकी लेंथ बेटा, वायर की लेंथ होगी, रॉड की लेंथ होगी, तो वायर या रॉड का क्वेश्चन आएगा, उसमें बेटा वजन लटका देंगे तो mg आ जाएगा। mg वो जो बेटे लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब लेंथ बढ़ाने के ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, लेंथ घटाने का क्वेश्चन कहां से आएगा, कहां से तुम वायर की लेंथ को कैसे घटाओगे भाई, तुम बढ़ा सकते हो ना, उसे घटाओगे कैसे। तो सही मायने में ये टेंजाइल स्ट्रेस है, टेंजाइल वर्ड, टेंजाइल खींचना, लेंथ बढ़ाना, कंप्रेसिव कम करना, पर कंप्रेसिव के अंदर तो जाओ ही मत बेटा, टेंजाइल कॉमन सेंस लगाओ। क्या mg लगाने से कभी किसी की लेंथ कम हुई है क्या बेटा, नहीं, बढ़ सकती है, ठीक है। लेंथ से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, लेंथ से रिलेटेड। अब यहां पे ध्यान देना, बेटे y इज इक्वल टू कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसे ही लेंथ बोल दूं, लेंथ का मतलब सिंपली मान लो लॉन्गिट्यूडिनल, टेंजाइल, जो वर्ड बेटा लेंथ से संबंधित हो। मैं क्यों ये सब बार बार सिनोनिम्स बोल रहा हूं, एग्जामिनर साहब आपको कंफ्यूज करने के लिए। टेंजाइल है, उस पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लग रहा है और आप सोचो यार ये क्या होता है, अरे लेंथ से रिलेटेड, तो यही चीज मतलब लेंथ बढ़ाने वाला। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस
यानी लेंथ बढ़ाने वाला स्ट्रेस और लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेन। तो बेटा चाहे मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख दूं या आप बिल्कुल आसान भाषा में आप बोल दो कि सर जी लेंथ बढ़ाने वाला स्ट्रेस अपॉन लेंथ से रिलेटेड स्ट्रेन, बात खत्म। क्या मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू बेटे स्ट्रेस इज f अपॉन a डिवाइड में डेल l अपॉन l। अब न्यूमेरिकल जब उठा के देखोगे ना तो आप देखना कि अकेले इस पर कितने क्वेश्चन है बेटे, सिर्फ अकेले इस पर कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, इसकी डायमेंशन अजी स्ट्रेस की डायमेंशन इसकी तो है नहीं, तो बेटा इसकी डायमेंशन भी क्या है, ये भी हमारे पास m1 l-1 t-2 है। ठीक है, तो f अपॉन a डिवाइड में डेल l अपॉन l, यहां से पूरा खेल चलता है। पहले ओके लिख दो बेटा, सब लोग लिख दो। बिल्कुल सब लोग, ठीक है चंचल ओके, आगे बढ़े बेटा। इसमें f अपॉन a डिवाइडेड बाई डेल l अपॉन l। तो बस ये ध्यान रखना f अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल एल अपॉन एल। अब ये वाला जो पॉइंट बेटे, ये वाला जो पॉइंट है, ये और क्या क्या बन सकता है, ध्यान से देखो। और ये बन सकता है f इज इक्वल टू वाई, सॉरी y इज इक्वल टू बेटे a डिवाइड में आ गया, डेल्टा l यहां पे है, ओरिजिनल l यहां पे है। दो तीन क्वेश्चन, दो तीन के तीन से बेटा ये मिलेंगे आपको। फोर्स जिसने लेंथ बढ़ाई है, ओरिजिनल लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, ध्यान देना बेटा चेंज इन लेंथ। तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा कि y इज इक्वल टू, क्या मैं f को mg लिख दूं? मोस्ट ऑफ द टाइम यही भाई साहब होते हैं लेंथ बढ़ाने वाले। एक क्वेश्चन में जहां घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया था बेटा, बस वहां पे नहीं था। अगर आप नोटिस करो, ओमेगा वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, वो अपने आप में बड़ा नया क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? मोस्टली क्या है, लेंथ बढ़ाने के लिए वजन टांग दो, लेंथ तो खींच लेगा, मोस्टली ये होता है। लेकिन वो जो ओमेगा वाला घुमाने वाला है ना, वो भी लेंथ बढ़ा सकता है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है बाहर, तो वो भी नया क्वेश्चन बन सकता था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है बेटे, यहां से कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार बेटे अब ये ए है, अब इस ए को क्या लिख सकते लो, इस फॉर्मूला को और लिखता हूं, y इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाई ए को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। इन 4-5 फॉर्मूला के अंदर भाई जरूर बार बार देख लेना बेटा पॉइंट को कि mg वो फोर्स जो वजन बढ़ाएगा, mg बेटा जी यहां पे है, लेंथ यहां पे बेटा डिवाइड में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। इस a को यहां पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या मैं मास को भी चेंज कर सकता हूं बेटा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जरा बताओगे बेटा जी कि अगर मैं इस हिसाब से लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा? y इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू एल इंटू डेंसिटी रो, ठीक है, जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अच्छा एक काम किया, मैं यहां पे ये सोच रहा हूं बेटा, इस पाई आर स्क्वायर से a को उड़ा दूं तो कोई दिक्कत वाली बात, इस पाई आर स्क्वायर से a को उड़ा दूं तो कोई दिक्कत वाली बात मतलब ही नहीं है। अरे ये a भी तो पाई आर स्क्वायर ही है, इसको उड़ा दिया बेटा। y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल। क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड किया क्या ये, क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड किया बेटा? सोच के बताओ आराम से, टेक योर टाइम। नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं किया। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किन पे डिपेंड करता है, किन पे नहीं करता? सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला आंसर उठा के रख दो। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एफ अपॉन ए। स्ट्रेन पे तो डिपेंड क्या ही करेगा, वो तो खुद भी डिपेंड नहीं कर रही बेटा, डायमेंशनलेस है। तो यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ना तो बेटा उस फोर्स पर, स्ट्रेस पे डिपेंड करेगी, ना स्ट्रेन पे। आप खुद कहोगे सर अभी तो आपने समझाया था यार, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तभी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद जो कांस्टेंट आते हैं वो अक्सर उन दोनों पे डिपेंड नहीं करते। तो ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा,
ना ही स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा। तो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी सर डिपेंड किस पर करेगा बेटा? ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, डिपेंड करेगा इम्प्योरिटीज पे। इसलिए कहते हैं सीमेंट वगैरह या बहुत सारी बेटे चीजें हैं उसमें मिलावटी सामान नहीं आना चाहिए। मिलावटी सामान आते ही ब्रेकिंग स्ट्रेस कम हो जाता है, आपको पता बेटे चीजें टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो क्या हम ये सब कुछ फॉर्मूला में लिख सकते हैं? मोस्टली क्वेश्चन आपका यहां से आया बेटे, फिर भी ओबीसी बात है, एग्जामिनर साहब का मन है तो यहां से भी क्वेश्चन अपने को दे सकते हैं। मैं आपसे कह दूं कि इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद के वजन के कारण बेटे जी इंक्रीज इन लेंथ। जैसे कहते हैं ना सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, ऐसा सुना है विज्ञापन? सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, लटकने से भी हाइट बढ़ती है। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने वेट के कारण। अरे अपना वेट नहीं है क्या? तो अपना वेट भी कहां जा रहा है बेटे? नीचे की तरफ, तो फोर्स तो लगी रहा है। तो इंक्रीज इन लेंथ, हाँ, बट दैट इंक्रीज इन लेंथ इज यू कैन से नेग्लिजिबल, क्योंकि अब आप ये नहीं कहोगे कि सर आपका वेट तो बहुत ज्यादा है तो आपकी हाइट तो हर दिन बढ़ जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कुछ फर्क जरूर पड़ता है इसके अंदर। तो अब सुनो बेटे, यहां पे नॉर्मल से बैलेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल छोड़ने के लिए हाथों से अगर आपने वो झूले पे एक्सरसाइज की हो, उससे आप अपने वजन को, मतलब वही बात है जो हमेशा नीचे लग रहा है, नॉर्मल सपोर्ट हटा लेते हो। नॉर्मल हटते ही अब जो है हाइट इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे ही आ जाए तो आप बताओ कि ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां लगता है बेटा? तो वायर की बात करूंगा तो कहां लगेगा? L/2 पे। तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो बेटे, क्या यही है इंक्रीज इन लेंथ? डेल एल को यहां लाओ, वाई को यहां लाओ बेटा, चाहो तो ऐसे याद करो, डेल एल को इंक्रीज इन लेंथ यहां लाओ, एफ एल अपॉन वाई ए, बस एक काम करना है, डिवाइड में 2 ले आना है बेटा, डिवाइड में 2 ले आना है। इससे पहले तुम पूछो सर 2 कैसे है, मैं बोलूंगा बेटे F बराबर mg था, उस m को मैंने m/2 लिख दिया, और फिर तुम पूछोगे सर ये क्यों लिख दिया, मैं कहूंगा अबे यार मास कहां लगेगा, कौन सी लेंथ पे लगेगा? L/2 पे ही लगेगा, इसलिए ऐसा है। तो 11th वालों को हम कराते हैं बेटे पूरा का पूरा, क्योंकि देखो होता क्या है, चलो थोड़ा सा बता देता हूं, एक लाइन के अंदर है ना, बार बार मैं चाहता हूं एक्सप्लेनेशन नहीं दूं, फिर मन बोलता है नहीं चलो एक्सप्लेनेशन दो। वायर लटक रही है बेटा, मैक्सिमम टेंशन, 0 टेंशन। तो क्या वायर के हर पोर्शन पर टेंशन जो है अलग अलग है? वायर को मैंने ऐसे लटका दिया, अब वायर का मास है, तो ये मत बोलना सर वजन तो लटकाया नहीं तो टेंशन का बोल रहा हूं, वो मासलेस वायर होती थी, अभी वायर का खुद का मास है, तो वायर का खुद का वजन है। तो यहां पे बेटा जी इस पॉइंट के नीचे इतनी लेंथ है, तो मैक्सिमम टेंशन 0 टेंशन, मतलब टेंशन चेंज हो रही है, मतलब अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, या तो वो करो, नहीं तो कॉमन सेंस कहो कि सर एक काम करो, छोड़ो इसके सेंटर ऑफ मास पे उठा लो। ठीक है, तो ये बेटे डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो सीधा सीधा इसको यहां लगाओ, फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसको यहां उठाते ही ρg(L²) अपॉन 2i, इसको यहां ले गए, 2 क्यों लगाया? क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट। सो माय क्वेश्चन इज, does increase in length due to self weight depends on cross section area? Does increase in length due to self weight depends on cross section area? बोलो भाई, बताओ। बालों में कलर कराने का टाइम आ चुका है बेटा, इससे पहले कि तुम्हें पता लग जाए मैं 65 वर्ष का हूं। गुड, चंचल बिल्कुल सही बेटा। क्या लिखा है तुमने, मुझे इस पे नजर नहीं आ रहा, तुमने क्या लिखा है, डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ला पानी पिला पहले थोड़ा। Does increase in length due to self weight depends on cross section area? चंचल, your answer is yes. कैसे भाई, कैसे क्या गलती हो गई? कहीं पे दिख रहा है बेटा इंक्रीज इन लेंथ यहां पे? अच्छा, तुम ये वाला एरिया उठा के सोच रहे हो क्या कि सर इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, वाई को यहां पे ले आए?
नहीं, फिर इसको मत देखो बेटा जी, यहाँ पे देखो। अब यहां फंसोगे तुम इस क्वेश्चन में। तुम क्या बेटा, मतलब मैं भी हो सकता है ट्राई करता तो शायद गलती हो जाती, क्योंकि हम यही याद करके जाते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट में इसी फॉर्मूला में डेल्टा एल होता है इंक्रीज इन लेंथ, डिवाइड में 2 लगा तो आंसर आ गया। पर वास्तव में जब हम बाल की खाल निकालते हैं बेटे, तो हमको डेंसिटी में तोड़ना पड़ता है सब कुछ। जब डेंसिटी में तोड़ के अंदर घुस जाते हो ना, तो वहां पता चलता है कि आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। करेक्ट आंसर इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरे हिसाब से बेटा जी, ये वाला फॉर्मूला पकड़ो, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि मुझे लग रहा है यही एक पार्ट है, इस वाले में यही एक पार्ट है जिसमें तुम फंस सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड नहीं करता है ना। तो अरे कई बार कुछ फॉर्मूला में चीजें दिखती हैं मगर वास्तव में वो होता नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलो एक बार फिर से जल्दी जल्दी बेटे मैं 2-3 पॉइंट्स इसमें फिर से बता देता हूं। तो जी बात आती है कि जब भी बात आती है लेंथ की, जब भी बात आती है वायर या रॉड की, तो इधर बात करते हैं बेटे। जब भी बात आती है आपके लिक्विड यानी कि फ्लूइड की, लिक्विड या फ्लूइड आते ही बेटा जी हम प्रेशर की बात करने लगते हैं। यहां प्रेशर नहीं, स्ट्रेस की बात करते हैं। तीसरा बेटे जो हम बात करते हैं साइज और शेप की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये हमारे पास में इस तरीके से एक, मान लीजिए बेटे क्यूबिकल कोई बॉडी है, ठीक है। पहले सुन लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को निपटाते हैं जल्दी से, ना के बराबर क्वेश्चन आता है बेटे इसमें। मैं आपसे कह दूं कि भाई मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया बेटे, है ना। इसकी एक ही लेयर से समझाता हूं, रुक जाओ। इसकी एक ही लेयर से समझाता हूं, समझ में इजीली आ जाएगा। ध्यान पूरा यहाँ देना, बेटा। ये जो है ना, ये स्पर्श रेखी है, मतलब बेटा जी टेंजेंशियल। ये पूरा खेल आ रहा है आपका टेंजेंशियल। अब ये क्यों आता है? बिल्डिंग, कभी आपने देखो बेटे बिल्डिंग ऐसे होती है, 4-5 वर्षों बाद लोगों को पता लगता है कि कारीगरी क्या करके गए हैं लोग बिल्डिंग में। फिर बिल्डिंग धीरे धीरे यूं होती है, बिल्डिंग खाली करा ली जाती है। ये फिर भी बचाने की कोशिश करता है, नींव उसकी यहां से यहां पर बेटा थीटा एंगल घूम जाती है। तो अब सुनो, अगर मैं इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दूं बेटा, टेंजेंशियल फोर्स लगा दूं, तो थोड़ा सा ये यहां से खिसक के कुछ यहां आ सकती है बेटा। क्या ये वाली साइड ये हो सकती है? दिमाग लगाना मेरे बच्चों, ये ऐसे है, यहां से यहां थीटा एंगल आ गया कि नहीं आ गया बच्चे? ये थीटा एंगल है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लो बेटा जी ये एल है, मान लो ये एल है, तो परपेंडिकुलर इसका नाम तुमने दे दिया है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन एल। कुछ याद आ रहा है ये आपका जो एक्स अपॉन एल क्या है? एक्स है डिफॉर्मेशन, एल क्या है? ओरिजिनल। आपको नहीं लगता ये चेंज अपॉन ओरिजिनल है? आपको नहीं लगता बेटा कि ये एक्स डिफॉर्म हुआ है? तो डिफॉर्मेशन आया ना, तो आप सोचो कि ये लेंथ पूरी एल थी। अब ये मत कहना सर ये भी तो लेंथ एल थी, पर इसके मुकाबले तो डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन तो आ गया ना इसमें। तो ये टेन थीटा क्या आ गया? एक्स अपॉन एल। तो इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है, बेटा जी आता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए टेन थीटा। अब कोई कहेगी सर टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो भैया वैल्यू पुट कर देना बिना किसी दिक्कत के। ना के बराबर सवाल आते हैं, कोई बात नहीं, जो भी ख्यालों में हो वापस आ जाओ। सब लोग मेंटली प्रेजेंट हैं? कर्ण पक्का? दिन क्या है आज? क्या दिन है आज? हैं? आज फ्राइडे है। बैकअप क्लास कल हो सकती है संडे को, और कल भी 1-2 दिन हो सकता है कि शायद वहां छुट्टी है कुछ 1-2 दिनों में कुछ चीजों की, तो मैं कोशिश करूंगा बैकअप क्लास ले लूं। फिर बैकअप वाला खत्म करके ना फिर रेगुलर क्लास में भी डबल क्लास का सीन करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा बेटा, ऑप्शन नहीं है। तो अभी एक काम करते बेटे, ध्यान दो, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बेटे टेन थीटा है। यहां मेरे हिसाब से क्वेश्चन दे देंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री, और ये देके आपके क्वेश्चन का अटैक किया जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान देना कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। अब मैं रिजिडिटी लिख के दिखा नहीं रहा हूं भाई, ठीक है चंचल? हाँ बिल्कुल सही बेटा, मैं रिजिड, चलो लिख के भी दिखाना पड़ेगा यार, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
यहाँ पे आते हैं श्री श्री 1008 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा जी बड़ा ही अच्छा है यार ये, मतलब वास्तव में यही है, बाकी सब तो फालतू बातें बेटा, बाकी सब फालतू बातें। बी बल्क मॉडुलस, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड प्रेशर, समझ लो बेटा समझ लो, प्रेशर से रिलेटेड। और के होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो बेटा के होता है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी। अब स्पेलिंग तुम देख लेना बेटा, कंप्रेशन से रिलेटेड है, कुछ कंप्रेसिबिलिटी बन रहा है बेटा। कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। अब बात सुनो, बल्क मॉडुलस का खेल कहां आता है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बेटा, चेंज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन वॉल्यूम देखते हैं कौन बताता है। बल्क मॉडुलस जितने भी पढ़ा रहा हूं सारे के सारे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। एक लेंथ से रिलेटेड है बेटा, एक वॉल्यूम से रिलेटेड है, एक खाली टेंजेंशियल वाले से रिलेटेड है। अब बताओ ये माइनस डेल्टा वी अपॉन वी का मतलब क्या है? क्या ये वॉल्यूम को चेंज होता हुआ बता रहा है या वॉल्यूम को कम होता हुआ बता रहा है? डिक्रीज इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं यहाँ पे। डिक्रीज इन वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव साइन। डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब ये जो भाई साहब है ये लेंथ बढ़ाता है, कम करने का क्वेश्चन नहीं देता। ये वॉल्यूम कम करता है, बढ़ाने का क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, हाँ हाइपोथेटिकली कुछ बना ही दे तो अलग बात है। डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज कहां से होगा? वॉल्यूम डिक्रीज, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज स्फीयर है। आपको नहीं तो बेटा कि इस पर वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए हर तरफ से इसको चापना पड़ेगा, हर तरफ से बेटे फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं और जहां आया परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया वहां आया प्रेशर। सिंपल। वॉल्यूम डिक्रीज कौन करेगा? प्रेशर। प्रेशर कहां गया ये टॉपिक? कौन से चैप्टर में आ गया है? फ्लूइड मैकेनिक्स में। कहां गया बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब मुझे बताओ, चलो मैं आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन जब पूछूंगा आपसे, कुछ क्वेश्चन में यही वाले पूछूंगा उस टाइम पे, और मैं देखूंगा कि आप कितना अच्छे से लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब सिंपल सी बात है यार, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब कोई इंसान यहां से वी को ऊपर ले जाए तो भैया ले जाओ, आपकी चॉइस है। मैं तो आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बता रहा हूं। अब इससे पहले कि किसी ने पूछा कि स्ट्रेस की जगह प्रेशर कैसे लिख दिया, तो झापड़ लगा दूंगा। प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम है। यहां बेटे परपेंडिकुलर लग रहा है तो प्रेशर नाम है। यहां तो अभी अपनों ने डिटेल में पढ़ाई है भाई, बहुत जो महान लोग, मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बेटा, बार बार इस पे बोलने की जरूरत नहीं। वैसे ये कौन सा फोर्स था? ये कौन सा फोर्स था? कौन सा फोर्स था बेटा? ये कौन से वाला फोर्स है? कौन से वाला फोर्स है? हाँ बेटे, कीप लाइक शेयरिंग एंड सरप्राइजिंग, सॉरी सरप्राइज नहीं, क्या बोलते हो? सब्सक्राइबिंग। यस, कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। हाँ ये एफ बेटा जी फोर्स, कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? ये है लेंथ बढ़ाने वाला फोर्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में mg होता है। अभी जब नीट के पीवाई क्यू उठाओगे, शुरुआती पीवाई क्यू में फंस मत जाना बेटा। चेंज इन लेंथ पता है क्या करते हैं वो कहते हैं लेंथ हो गई थी कैपिटल एल, उसके बाद में वजन लटकाते ही हो गई कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, तो चेंज इन लेंथ क्या हुई? स्मॉल एल। तो समझ लेना बेटा वो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में ऐसे ही फंसाया गया है जहां पे चेंज इन लेंथ समझ में नहीं आता। बाकी बेटा पुराना पीवाई क्यू बहुत इजीली निकल जाएगा। इस एफ को mg लिख सकता हूं, इस a को पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। r क्या होगा? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोस्टली क्वेश्चन में डायमीटर देता है जानबूझ के, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो का क्वेश्चन होता है तो डायमीटर से डायमीटर कैंसिल हो जाता है बेटा जी। अगर आपको डेल एल और एल में ग्राफ पूछ रहे तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ पूछो तो कैसा आएगा? अगर मैं यहां से कहूं बेटा कि ये y है, चलो इसको एल, ये डेल एल को यहां ले लेता हूं, ध्यान देना इधर, पूरा ध्यान यहां देना। डेल एल इधर आ गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एल ऊपर आ गया। चलो ए को मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, एफ को लिख दिया mg, y को ले गया नीचे। क्या कुछ यही होगा कि बेटा?
ये डेल एल यहां आ गया, वाई इसकी जगह आ गया, ये एल ऊपर आ गया, ये चीज हो गई। क्या डेल एल और एल में ग्राफ क्या बनेगा? आप सुनो, कांस्टेंट क्या क्या दिया है इसके ऊपर है। आप अगर नोटिस करें तो शायद मैं आपसे 2018 नीट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अगर बेटे सारी चीजें कांस्टेंट है तो डेल एल और एल सामने आ गया कि नहीं आ गया? तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कह दे कि नहीं सर यहां पे एल स्क्वायर या बाकी चीज या है, कंफर्म आंसर तब मिलेगा जब इस एम का इलाज करोगे बेटा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये पाई आर स्क्वायर को मैं ए ही लिख रहा हूं जानबूझ के बेटे, वापस से ए लिख देता हूं। ये ए है, ये एल है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम यानी ए इंटू एल इंटू डेंसिटी जी अपॉन वाई इक्वल टू डेल एल आएगा। आपको नहीं लगता बेटा ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर समथिंग कुछ आ गया? ठीक है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर कुछ आ गया। तो डेल एल और इसके अंदर बेटा ग्राफ आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ का क्वेश्चन अभी जैसे ही टॉपिक पूरा होगा ना उसका बेटे फोटो खींच के भेजना। तो डेल एल और एल स्क्वायर के बीच में आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। तो बेटा ये एल स्क्वायर आ गया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। अरे चलते क्वेश्चन में थोड़ी ना रेडियस बदल दोगे वायर की। तो डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो डेल एल और एल स्क्वायर में कैसा ग्राफ आएगा? डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो डेल एल और एल स्क्वायर में क्या ग्राफ आएगा? उठाओ नीट की बुक, लाओ जल्दी लेके, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 कमेंट सेक्शन में लिखना भाई। तुम अभी कितनी भी बार पूछ लो, डेल एल और एल स्क्वायर में पूछ रहा हूं, इसको ये भी नहीं पता चल रहा। मेहनत करवा ही देते हो अल्टीमेटली तुम। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? पी वाई क्यू। तो थर्मोडायनेमिक्स में आ गए हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है कोई ग्राफ? 2014 का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जल्दी से। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी। वॉल्यूम बेटा जी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बेटा जी कांस्टेंट है, मतलब ए इंटू एल कांस्टेंट है। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ एल व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ। कांस्टेंट फोर्स एफ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ही समझदारी से। एफ कांस्टेंट है, वॉल्यूम विच इज एल कांस्टेंट है। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज D1, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो बेटा जी ऑप्शन बताना है आपको कि डेल एल वर्सेस 1/L, डेल एल वर्सेस एल स्क्वायर, चेंज इन लेंथ विच इज डेल एल वर्सेस 1/L स्क्वायर, या डेल एल वर्सेस एल क्यूब। इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा? कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ L व्हेन दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F। एक्सटेंशन जो है बेटे वो डेल एल होगा, इन्होंने गलती से D1 लिख दिया बेटे, डेल एल होगा। तो डेल एल और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है बेटा इस इंफॉर्मेशन के बाद में स्ट्रेट लाइन आएगा? अब बताओ, अब मैं लिख दूं, कुछ भी समझ नहीं आया तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल। यार ये तो लिख ही सकते हो ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जैसे ही बेटे डेल एल को तो रख दो यहां, ठीक है, y आ जाएगा यहां, लेंथ आ गई है सर ऊपर, f कांस्टेंट है, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, a आ गया डिवाइड में। क्या एक बार के लिए यही आएगा क्या? एफ एल ऊपर, डेल एल ए नीचे, डेल एल इधर, वाई ए नीचे, ये आ गया। इससे पहले कि मैं ग्राफ बनाने की सोचूं, मुझे एक चीज समझ में आएगी कि एफ कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम के लिए एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, क्यों? क्योंकि नीचे ए इंटू एल क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम। एल स्क्वायर छोड़ के बेटे सब कांस्टेंट है, डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अगर स्क्वायर बोल दो
तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, सेकंड बिल्कुल 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 करेक्ट बेटा। एक बेटे 2023 का क्वेश्चन है, वर्बली बोलूंगा ना, बाकी ज्यादा और आगे बढ़ेंगे इसमें। एक वायर को सस्पेंड किया है सीलिंग से, तो सस्पेंड ही करोगे बेटा, सीलिंग से ही करोगे, हवा में तो टिकेगी नहीं। स्ट्रेस्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड। वायर का एक सिरा सीलिंग से है, तो दूसरा कौन सा है, फ्री एंड है, उस पर तुमने एक W नाम का वेट चिपका दिया। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, ओहो बड़ा मुश्किल चीज पूछ लिया यार। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द वायर इज। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा बेटा, 0 होगा। W बाई जीरो तो मत बोल देना यार, वजन लटका हुआ है, कमाल है, अरे अपने ही वजन से 0 नहीं हो रहा, इसने तो वजन दे ही दिया। W बाई ए, 2W बाई ए, W बाई 2A। बताओ, इसको तो लिखने का भी मन नहीं कर रहा है। बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन वो फोर्स जो नीचे खींच रहा है, अपॉन एरिया कितना है, तो W बाई ए, W बाई ए इज द आंसर बेटा। अरे इससे भी इजी क्वेश्चन लोगे क्या। ठीक है, अगले पे बेटा, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। अजी इससे इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा W बाई ए। ठीक है, इधर 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 देखो, एक 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 बेटा और। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर, ये भी 2023 में आया। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। A wire of length L or cross section area A, hashtag wire, hashtag length L, cross section area A is hanging from a fixed support. Fixed support से तुमने इसको hang करा दिया। Length of the wire changes to L1, ये तो भाई मैं पूरा लिखूंगा। Length of the wire changes to L1, changes to L1 when mass M is suspended। अब आप समझदार हो कि मैं क्या लिख रहा हूं। When mass M is suspended at free end, तो free end अपने आप समझ लेना बेटा। The expression for Young's modulus, यानी Y का करेक्ट आंसर क्या होगा, Y का करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, गलत बताने वाले को बेटे चाहे फोन में घुस के पीटना पड़े, समझ लो पहुंच जाऊंगा मैं। MGL अपॉन AL1, MGL अपॉन AL1 माइनस L। लास्ट ऑप्शन है बेटा जी MGL1 अपॉन AL। गलती की गुंजाइश नहीं हो बेटा, लैंग्वेज मैंने पूरी लिख दी, कुछ जहां जरूरी थी। चंचल समझ गई, गुड, गलत नहीं आना चाहिए आंसर। ये सारे आपके यही PYQ ही करवा रहा हूं बेटा, सब है ना, कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। फिर हम यहां से बस सीधा आगे बढ़ेंगे भी, है ना। ओके, क्या आएगा भाई, आप मुझे ये बताओ बेटे, आप मुझे एक बात का जवाब दो। लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, शुरू में कितनी थी, चेंजेस टू, तो व्हाट इज चेंज, सिंपल यही होगा। Y का जो तुम आंसर लिखोगे, Y का आंसर यही तो लिखोगे भाई, F अपॉन A डेल L अपॉन L। F की जगह पे mg है, कोई टेंशन नहीं बेटा। ये यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास A है, A भी सारे ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं। डेल L अपॉन L, चेंज इन लेंथ, L से L1 हो गई तो चेंज कितना हो गया, L1 माइनस L बेटा। और ओरिजिनल लेंथ कहाँ आएगी, ऊपर देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा बेटा, यही है, ये हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक है, चलो अब इसमें कर लेना। और इसके क्वेश्चन है, इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है डायमीटर और इसका जो कंपैरिजन वाला, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, एक एल्यूमिनियम है एक स्टील है ना, इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला बताया था वो। यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां से बढ़ते हैं आगे। चलो, एनर्जी स्टोर्ड बेटा, एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। पोटेंशियल
एनर्जी की बात कर रहा हूं बेटे, पूरा का पूरा खेल किस में लेके आ रहा हूं, वायर में। पूरा का पूरा खेल किस में लेके आ रहा हूं बेटे, वायर। आंसर आता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। मत भूल जाना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के साथ भी वॉल्यूम होता है। नीट में क्वेश्चन आया था बच्चे, शायद 2022 या 23 का था यस। मोस्टली स्टूडेंट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, पर उसने सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड पूछा था, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोला था। तो करेक्ट आंसर था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम विच वाज ए इनटू डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो लगाना था। तो बेटे वो गलती यहां मत कर देना, सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर मैं आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछ लूं, जैसे ही एनर्जी डेंसिटी पूछ लूं बेटे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड में आएगा, अब आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अब कह देंगे सर क्वेश्चन तो यंग्स मॉडुलस के अंदर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यंग्स मॉडुलस के अंदर दे रखा है सर, तो फिर हमको क्या करना है। बेटा कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं कि जो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटे, y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो जैसे ही y इंटू स्ट्रेन लिखूंगा तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2। मैं चाहूं तो बेटा स्ट्रेन को हटा के स्ट्रेस अपॉन वाई कर सकता हूं, तो मैं स्ट्रेन को हटा के स्ट्रेस अपॉन वाई कर दूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2i। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, इस तरीके से बन सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इसमें मैं एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूं बेटा, वो ये है बेटा कि एनर्जी स्टोर्ड जो है बेटा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल भी होती है। इस पर क्वेश्चन नजर बहुत कम जाती है भाई, लोगों की बहुत कम नजर जाती है। पीवाई को उठा के देखोगे मिल जाएगा। बिफोर यू आस्क के सर ये कहां से आया, स्ट्रेस को लिखूंगा एफ अपॉन ए, स्ट्रेन को लिखूंगा बेटे डेल एल अपॉन एल, वॉल्यूम को लिखूंगा ए इंटू एल। एफ अपॉन ए, इसका ए इसके ए से खत्म, इसका डिवाइड वाला एल इसके एल से खत्म। आपको नहीं लगता कि हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल एल बचेगा बेटा। ठीक है, तो हाफ इंटू फोर्स which is causing deformation, del L which is the change length. Only this multiplication is known as energy stored. पर यूनिट वॉल्यूम मत बोलना। तो एनर्जी स्टोर्ड में इस फॉर्मूला पर ध्यान कम जाता है। आप क्वेश्चन देखना, उसमें सीधा आपको डेल एल की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, एनर्जी स्टोर्ड दे रहा है, वहां से लोग निकाल रहे हैं अच्छा ए कितना आएगा, तो स्ट्रेस कैसे आएगा, तो स्ट्रेन कैसे आएगा। अरे सिंपल सी बात है, जरूरत ही नहीं है, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल करोगे आंसर आ जाएगा। तो इस पे नजर रखना भाई। ठीक है चंचल, ओके ओके करो बेटा। फिर लास्ट इसके ग्राफ पर आता हूं मैं जल्दी से। ओके ओके ओके। लिखो लिखो लिखो। ठीक है, अब हम उठाएंगे बेटा टेक्नोलॉजी का फायदा, और आपके सामने पेशे खिदमत है। कौन सा ग्राफ उठाएं, कौन सा बढ़िया लग रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है बेटा। चलो पहले तो ये बताओ क्या ये नजर आ रहा है क्या। इसको छुपा दो बेटा, इसे है ना, हम क्रेडिट नहीं देते हैं लोगों को। हाँ, अभी ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वीडियो पे व्यूज आ गए होते बढ़िया, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लेकिन फिलहाल वो कहेंगे ले तू कॉपीराइट कर, एकदम चिंता मत कर। पहले तो दिखाई दे रहा है क्या। ओके बच्चों, पहले पॉइंट पर आते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट बेटे,
इसको अपने मान लो ए पॉइंट है बेटा, तो ये 0 to a है प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि एंड ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ वैलिड है सिर्फ यहां तक। आप भी यही कह सकते हैं सर, हुक्स लॉ कहता है विद इन द रेंज ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस लगाओगे बेटा जी, स्ट्रेन उतना ही होगा, मतलब जितनी मेहनत करोगे खिंचाव उतना ही ज्यादा आएगा। तो बस, यानी कि अगर मुझे ग्राफ दे दे तो सिर्फ मैं इसी हिस्से तक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे क्वेश्चन देना हो तो बेटा एक ऐसा ग्राफ दे दूं, इधर वैल्यूज दे दूं, इस साइड में वैल्यूज दे दूं, और आपसे पूछूं कि फाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जितना स्ट्रेट लाइन पोर्शन है सिर्फ उतना ही से मतलब है, उसके बाद मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, तो वाई निकाल ही नहीं सकते, खाली यहीं से निकाल सकते हो बेटा। ये सब अपॉन ये करके आंसर आ गया। प्रोपोर्शनल लिमिट तक even if you remove the deforming force, the wire regains the actual size and shape, or I should call it the material. Even if after you remove the force, right after the remove the force, the body regains its original size and shape. Clear? Beyond this point you get elastic limit. Okay, elastic limit तक बेटे elastic fatigue आ जाता है, FATIUGE। हाँ वही, मैं भी वही बोला था FATIGUE। जो भी होता है बेटे, इसको हम कहते हैं थकान। ठीक है, थकान मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर बाद में आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट विल टेक सम टाइम टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चे यहां से पूछा जा सकता है। तो इलास्टिक लिमिट के थोड़ा ऊपर जाने के बाद में इलास्टिक फटीग आ जाता है, या क्या बोलते हो, फैटिग्यू बोलते हो, व्हाटएवर, कि उसके बाद में फोर्स हटाने के बाद में कुछ टाइम बाद में वो ओरिजिनल शेप में आता है। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फिर आता है यील्ड पॉइंट। अब मुझे ये बताओ कि इसको यील्ड बोलते हैं कि यील्ड बोलते हैं? तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो, तुम बताओ। चंचल बोल के दिखाओ उसके अंदर बेटा, यील्ड बोलते हैं कि यील्ड बोलते हैं? यस है यील्ड। अच्छा चलो, जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बेटे। यील्ड पॉइंट के बाद में ये इसको यील्ड करता है, मतलब छोड़ देता है। मतलब यील्ड पॉइंट का मतलब होता है यू अप्लाई स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स एंड यू गेट अ लॉट ऑफ डिफॉर्मेशन। इनिशियली the amount you apply force, the amount you get deformation, stress, strain. But after yield point, even if the deforming force is very small, you get a lot of deformation. It means strain is very high, stress is very less. Less stress, more strain. ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? इन इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यील्ड पॉइंट करेक्टली रिप्रेजेंट्स। तो 4 ऑप्शन में आता है बेटा, करेक्ट आंसर होगा थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, लेस स्ट्रेस मोर स्ट्रेन। ओके, जैसे ही आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे बेटा एक पॉइंट नहीं शायद लिखा है, ये जो प्लास्टिक रीजन। बेटा जी ये प्लास्टिक रीजन देख लेना। प्लास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि अब तुम मत लगाओ बेटे तो भी अपने आप वो प्लास्टिक स्टेज में आ गई, अब वो कभी नहीं आएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ गई है। ठीक है, अब प्लास्टिक में ये भी हो सकता है कि आप ना भी लगाओ फोर्स तब भी अपने तरफ वो बढ़ रही है, तब भी वो बेटे बॉडी बढ़ रही है। और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट जहां पर ये कहता है कि बस भाई साहब और अब स्ट्रेस नहीं, अब बॉडी अपने आप फैल रही है बेटे, और तुम ये प्रोड्यूस करोगे बेटे और ज्यादा। अब तुम ध्यान से देखो तो स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है। अब जैसे ही और ज्यादा करोगे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि टूट जाएगी रस्सी। पहले इलास्टिक की लिमिट, फिर थोड़ी देर बाद में आया थकान, फटीग, कि भाई अगर छोड़ दो तो भी चले जाए, फिर थोड़ी देर में आया कि ना अब नहीं, और आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद में हुआ कि फोर्स लगाने के बाद में अब ये अल्टीमेट प्लास्टिक रीजन में आ चुका है, परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ चुका है। अब ये थोड़ा सा फोर्स लगाने पर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा बेटे। इनफैक्ट अब तुम नहीं भी लगाओगे तो भी उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, और फिर एक टाइम पे आके आ जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। मैं आपको बताता हूं बेटा, मुझे अभी तक जितने भी मैंने नीट के पेपर देखे हैं उसमें सबसे बेस्ट लगा है नीट 2019। अब नीट 2019 का वो पेपर नहीं जो पेपर वास्तव में जो भी पूरे इंडिया में मिला था, नीट 2019 ओडिशा। अगर आपको ये पेपर मिल जाए ना तो जरूर सॉल्व करना, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट नीट पेपर्स है ये, नीट 2019 ओडिशा। उस टाइम ओडिशा में तूफान आया था और
संयोग से मैं भी वहीं पे था उड़ीसा में। तो उस टाइम बेटे के तूफान आया था जिस वजह से एग्जाम नहीं हो पाया था। तो जिन्होंने दोबारा पेपर बनाया था उन लोगों को सैल्यूट है कि भाई क्या गजब पेपर आपने बनाया। उस पेपर में उसने 2 मटेरियल दिए थे, 2 मटेरियल में बोला था कि एक में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में ज्यादा गैप है और एक मटेरियल में कम गैप है। तो कौन सा ब्रिटल है, कौन सा डक्टाइल है? ब्रिटल, BRITTLE, कांच, चकनाचूर होने वाली चीज। डक्टाइल, DUCTILE। तो सुनो बेटे, हाँ, ब्रिटल जो है उसमें इन दोनों के बीच में गैप हमेशा कम होता है। ब्रिटल जो है बेटे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट से लेके फ्रैक्चर पॉइंट तुरंत आ जाता है और डक्टाइल में ये ज्यादा टाइम लेता है टूटने का। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक एक्स ग्राफ था, एक वाई, एक में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में गैप ज्यादा था और दूसरे में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में गैप कम था। जिसमें गैप कम था उसको ब्रिटल बोलते हैं, जिसमें ज्यादा होता है उसको डक्टाइल बोलते हैं। मेरे हिसाब से नीट में ये क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें बेटा अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर दोनों तरफ वैल्यूज पुट कर दो, स्टूडेंट से फाइंड आउट करवा लो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आएगा। ग्राफ का नॉलेज आ गया, कैलकुलेशन हो गई और फिजिक्स का नॉलेज कि आपको पता होगा कि वाई की वैल्यू कहां से आती है। पहले बताओ क्या ये बातें क्लियर है? एकदम सब एकदम सही है? बिल्कुल 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 बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटे, मुझे आप बताइए जल्दी से कि हम फ्लूइड कहते किसको है? फ्लूइड किसको कहते हैं बेटा? विच कैन, क्या करें? फ्लूइड कल ही लूं क्या? 3 20 हो गए यार, छोड़। चंचल तुम बताओ, तू पानी दे पहले मुझे, फिर मुझे नए सिरे से बताना ही पड़ेगा यार। इज देयर एनीवन? तुमको एक काम करता, रुको, फ्लूइड कर लूंगा मैं। उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, छोटी सी चीज बता देता हूँ बेटा। इधर देखो, इधर देखो। डेंसिटी क्या होती है जल्दी बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है बेटा? वाटर की डेंसिटी बताओ, वाटर की बताओ बेटे। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी बेटे, रिलेटिव डेंसिटी बताओ। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। RD विच मीन्स रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों एक ही बात होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन आ जाए तो बेटा जी दिक्कत मत करना, बोलना रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मुझे लग रहा है खाना बहुत खा रही है यार, बहुत ही गलत समय पे भोजन। और फिर तुम्हें पता ही बेटा आजकल मैं डाइटिंग पे हूं तो केवल 8-10 रोटियां खा रहा हूं मात्र। चलो, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहली चीज डायमेंशन, शायद मुझे याद आ रहा है किसी एग्जाम में पूछी गई थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या होती है। दोनों एक ही बात है। रिलेटिव डेंसिटी होता है बेटा जी डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है यार बताओ तो? हाईएस्ट होती है बेटे 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम और डेंसिटी। ठीक है, इसी 4 डिग्री, इसी चीज की बदौलत समुद्र में बेटे मछलियां जिंदा रहती हैं। ऊपर बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे पानी नहीं जमता। उसका पूरा कॉन्सेप्ट 4 डिग्री सेल्सियस वाला है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। खैर, ये याद रहेगा आपको बेटा, डेंसिटी और ये सब चीजें। मुझे आप अच्छा क्या कहते हैं स्पेसिफिक बेटे ग्रेविटी, इसकी डायमेंशंस बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली जब दोनों ही डेंसिटी है बेटे तो ये आ जाएगा। तो मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 1। वाटर को वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। अगर बेटे जी डेंसिटी ऑफ मरकरी जो बोला जाता है बेटा वो कितना होता है? कुछ 13,600 होता है क्या? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिवाइड में बेटे लगा तो सीधा क्या 13.6 हो जाएगा? 13.6। रिलेटिव डेंसिटी बेटे मरकरी 13.6 हो जाएगा, पक्का? ठीक है, चलो
बात आती है एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है बेटे। अच्छा चलो नहीं है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बच्चे, मिक्सचर की डेंसिटी जब भी आ जाए ना, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। यानी बेटा जी m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अपॉन v1 प्लस v2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटे डेंसिटी ऑफ वन substance is rho 1 and volume V1 for another substance rho 2 and volume V2. So honey, I hope you know कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं बेटे। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा। एक बॉडी का डेंसिटी रो 1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे की डेंसिटी रो 2 है, वॉल्यूम V2 है, तो बताओ। बिल्कुल 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 सर। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है जी? V1 प्लस V2। तो टोटल मास कितना है? M1। मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले का मास क्या हो गया? पहले का वॉल्यूम इनटू पहले की डेंसिटी। तो रो 1 V1 प्लस रो 2 V2। अगर बेटा जी वॉल्यूम सेम है तो इफ V1 बराबर V2 बराबर V हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल ये 2V हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। क्या ये हो जाएगा? क्लियर? कोई मुश्किल चीज है क्या ये? अच्छा, और आपको बेटा ऐसा क्वेश्चन दे दूं बेटे कि किसी एक बॉडी के लिए M1 रो 1 है बेटे, दूसरी बॉडी के लिए M2 रो 2 है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताओ। अच्छा, मास दोनों का m ले लेता हूं, चलो मास इनका दोनों का ही m है। चंचल बताओ बेटा, दोनों का ही मास सेम है, अब बोलो। कभी सॉल्व कर लेना। मैं क्या पूछ रहा हूँ? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा हूँ, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास बेटे इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो टोटल मास कितना हो गया? 2m अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। पहले का क्या हो जाएगा बेटे? मास अपॉन डेंसिटी, m अपॉन रो 1। दूसरे का क्या हो जाएगा? अरे मास अपॉन, कुछ एवरेज वेलोसिटी वाला ही नहीं कर रहे क्या? सेम डिस्टेंस पे डिफरेंट वेलोसिटी, सेम मास पे बेटे डिफरेंट डेंसिटी। हाँ बिल्कुल 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 बेटा जी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर? जल्दी बताओ। आंसर हो जाएगा हमारे पास में 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। तो क्या लगता है, ये नहीं पूछा जा सकता? ये भी पूछा जा सकता है। अरे आगे बात समझ में? ठीक है चंचल, ओके। ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, m से m कैंसिल कर दो, उसके बाद में फॉर्मूला बन जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, फिर कल प्रॉपर अपने फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड बेटे अपने पढ़ेंगे। वो मेरा फोन निकाल ले वहां से जरा। चलो बेटा, बाय।
टेक केयर।